बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं जया। आइए हम लोग एसएसटी को कंटिन्यू करते हुए इससे नेक्स्ट पार्ट में, इससे पिछले वाले पार्ट में हमने क्या देखा था। तो हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान का डिवाइडेशन कर लिया था। कैसे? भाबर, तराई, बांगर, खादर, इस तरह से हमने उसका जो है विभाजन देख लिया था। और यहाँ पर हम विशाल मैदान यानी कि इनको किसके आधार पर देखेंगे कि जो नदियां अपने साथ अपर्दन करते हुए निक्षेपणों को लाती हैं और फिर वो निक्षेपण एक जगह जमा होते हैं, उन निक्षेपणों से बनने वाले जो मैदान है वो भारत के मानचित्र में एक बहुत ही अहम भूमिका अदा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैदान किसके द्वारा बने हुए? नदियों के निक्षेपण से यानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित ये मैदान भारत के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है। और ये उपजाऊ मैदान, इन्हीं उपजाऊ मैदानों में सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। तो इन मैदानों को हमें देखना होगा कि कौन सी नदियों के अपर्दन से किन मैदानों का निर्माण होता है और इन मैदानों की विशेषता क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर भारत में बहने वाली नदियां ग्लेशियरों से होकर के आती हैं और ग्लेशियर से जो जल अपने साथ जो बर्फ पिघलती हुई आती है वो जल क्या होता है? नदी के रूप में हम उसको जानते हैं। तो ये ग्लेशियर से निकलने वाली बड़ी नदियां क्या करती हैं कि वर्ष भर इनमें जल रहता है। तो ये कैसी नदियां कहलाती हैं? तो इन नदियों को हम बारहमासी नदियां यानी कि पूरे साल जिनमें जल रहता है, इस प्रकार की नदियों के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान मुख्यतः 3 बड़ी नदियों से निर्मित है। ये 3 बड़ी नदियां कौन कौन सी हैं? तो कल ही हमने देखा था, क्या देखा था कि पहली सिंधु नदी से बनने, सिंधु नदी यहाँ की बड़ी नदी है और गंगा नदी, ठीक है, और कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। तो इन 3 बड़ी नदियों से गंगा के मैदानी, उत्तर भारत के विशाल मैदानों का निर्माण होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि सिंधु नदी तंत्र द्वारा लाए गए निक्षेपणों से जो मैदान निर्मित होते हैं उनकी क्या विशेषता है। गंगा नदी तंत्र के द्वारा लाए गए निक्षेपणों से बनने वाले मैदानी भागों की क्या विशेषता है और ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाए गए निक्षेपणों से बनने वाले मैदानी भागों की क्या विशेषता है। ठीक है। तो ये शुरू करें। तो आप जानते हैं क्योंकि सिंधु नदी भारत के बहुत बड़े भाग में नहीं बहती है, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से लेकर के पंजाब वाले क्षेत्र तक है। तो ये क्या करेगी, इनसे बनने वाला मैदान, इस नदी से बनने वाले मैदान का जो विस्तार है कहाँ तक है? तो जम्मू से लेकर के जम्मू से पंजाब तक। ठीक है। और ये मैदानी भाग बहुत ही उपजाऊ है ना। और यहाँ पर कैसी खेती होगी? तो बहुत ज्यादा जलीय, मतलब आप ये समझ लीजिए यहाँ पे बहुत मैदानी कैसा भाग है? तो यहाँ पर बहुत पहाड़ी भाग है, बहुत ज्यादा मैदानी भाग नहीं है। पंजाब के क्षेत्रों में तो कुछ, पंजाब तो अपने खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो पंजाब के क्षेत्रों में आकर के ये समतल भागों का निर्माण करती है। और इससे पहले वाला भाग कैसा है? तो ये पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है। तो हम जब पंजाब सिंधु नदी तंत्र का बाकी, यानी सिंधु नदी तंत्र से बनने वाला जो मैदान है उसकी बाकी की विशेषताएं, यानी कि इसको बड़े पैमाने पर जब हम नदी तंत्र पढ़ेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे। मेनली यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे गंगा नदी तंत्र को और ब्रह्मपुत्र को। ठीक है। आइए देखें। तो गंगा नदी भारत में कहाँ से निकलती है? तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली जो भागीरथी नदी है ना, भागीरथी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख स्थान से। ठीक है। भागीरथी और सतोपथ से निकलने वाली अलकनंदा, सतोपथ से निकलने वाली अलकनंदा जो है ये देवप्रयाग में, कहाँ पर? देवप्रयाग में जब मिलती है तो हम इसको किसके नाम, यानी 2 धाराएं देवप्रयाग में मिलकर के किसके नाम से जानी जाती हैं? तो इसी को हम गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है। गंगा उत्तराखंड वाले क्षेत्रों से निकल करके, और इसका विस्तार कहाँ तक है? तो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तराखंड से फिर कहाँ आएगी?
उत्तर प्रदेश, बिहार और उसके बाद ये बंगाल। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश भारत का ही पहले हिस्सा था, तो ये बंगाल का पश्चिमी भाग अभी भारत में है और पूर्वी भाग से ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ है। तो ये यहाँ से होकर के बंगाल से होते हुए कहाँ चली जाती है, तो ये बांग्लादेश में जाती है। यानी कि जब ये बांग्लादेश में जाएगी तब ये बंगाल की खाड़ी में मिलेगी। ठीक है, तो भारत में इसका विस्तार कहाँ तक आपने देखा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। जब ये बंगाल वाले क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में ये कहाँ से एंटर करेगी, तो उत्तर प्रदेश में ये नदी कहाँ से, बिजनौर से, है ना, बिजनौर से एंटर करते हुए और बलिया से ये बाहर हो जाती है और इसके बाद ये कहाँ प्रवेश कर जाती है, तो ये बिहार वाले क्षेत्रों में और फिर कहाँ जाएगी, बंगाल। तो जब ये बंगाल में पहुंचती है तो फिर फरक्का नाम की एक जगह है बंगाल में, कहाँ पर, फरक्का, कौन सी जगह है, तो फरक्का में जाने के बाद ये दो धाराओं में ऐसे बट जाती है, ऐसे समझ लीजिए ये जा रही है और फिर ये दो धाराओं में विभक्त हो जाएगी। तो जो इसकी एक धारा जो बंगाल में है उसको हम यहाँ पर हुगली नदी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन भी पूछा है कि कलकत्ता कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हुगली नदी के किनारे। और इसी हुगली नदी, हुगली एक बहुत बड़ी नदी है और ये भारत में जो है किसका उदाहरण है, तो जो बंदरगाह, मेन बंदरगाह समुद्र में बने होते हैं, लेकिन हुगली पर भी बंदरगाह बना हुआ है। ठीक है, तो नदी बंदरगाहों के उदाहरण के रूप में हम हुगली को जानते हैं, क्योंकि फरक्का से यहाँ पर दो धाराएं विभक्त हो जाएंगी। एक धारा जो बंगाल वाले यानी कि कलकत्ता वाले क्षेत्र में बहेगी, इसको हम हुगली के नाम से, और जो दूसरी धारा है यहाँ से बांग्लादेश में चली जाएगी। जब ये बांग्लादेश में जाएगी तो हम इसको किसके नाम से वहां पर जानेंगे, पद्मा के नाम से। ठीक है, और पद्मा के नाम से यहाँ पर फिर एक नदी इसमें और मिलती है जिसको हम मेघना कहते हैं, और मेघना नाम से ये क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो आपने क्या देखा कि गंगा नदी तंत्र में जो गंगा नदी तंत्र का जो विस्तार है उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, और उसके बाद ये बांग्लादेश में एंटर करेगी और यहाँ पर ये दो भागों में विभक्त हो गए, पद्मा और मेघना के नाम से, और मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। तो इसका मुहाना कहाँ पर है, नदियां जहाँ पर समुद्र से मिलती हैं उसी को वहाँ मुहाना कहते हैं। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले क्या करती है, एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, और उसी डेल्टा को हम किसके नाम से जानते हैं, तो सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है। ये अपने मैंग्रोव पौधों के लिए, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है, और दूसरा ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी प्रसिद्ध क्षेत्र है। ठीक है, तो ये गंगा, सुंदरबन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से बना हुआ है। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में, और इसका निर्माण किससे हुआ है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से। ठीक है, ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। बहते हुए गंगा जो है टोटल कितना एरिया कवर करेगी, तो ये 2525 किलोमीटर का टोटल एरिया एक्वायर करती है, जिसमें से 2071 किलोमीटर वाला एरिया जो है ये भारत में, और शेष यानी कि बचा हुआ क्षेत्र ये पश्चिम बंगाल में एक्वायर करेगी। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। क्योंकि हिमालय से जब ये निकलती है, ठीक है, जब ये हिमालय से निकलती है तो फिर इसका निर्माण किससे हुआ था, ये समझ लीजिए कि हिमालयी क्षेत्रों का विस्तार प्रायद्वीपीय क्षेत्रों तक नहीं हो पाया, क्योंकि प्रायद्वीपीय क्षेत्रों यहाँ पे बलन पड़ गया, यानी कि जैसे हिमालय का निर्माण हो रहा था और फिर इन क्षेत्रों में प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में, नीचे के क्षेत्रों में नहीं हुआ, तो यहाँ पे जो बलन पड़ा है ना, इन बलनों से अग्रगर्तों का निर्माण हुआ। ये अग्रगर्त धीरे धीरे नदी के द्वारा लाए गए निक्षेपणों से क्या हुए, भरते चले गए, और यही जहां पर ये निक्षेपण भरा हुआ है इन्हीं को हम मैदानी भागों के नाम से जानते हैं। तो ये मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, गंगा जब बहती है तो फिर क्या करती है, बहते बहते ये किसका निर्माण करेगी,
तो ये विसर्पों का निर्माण करती है। नदी तंत्र में इस तरह के विसर्प पाए जाते हैं, देखा है ना आपने। नदियां क्या करती हैं, ऐसे करके बनाती हैं क्षेत्र। तो ये जो विसर्प हैं, ये विसर्प क्या करते हैं कि पहले ऐसे ऐसे बह रहे हैं और फिर क्या होंगे कि गहरे होते होते ये अलग कट के ये पूरा एक अलग क्षेत्र ही बन जाएगा, ठीक है। और नदी जो है, मेन नदी अलग हो जाएगी और इन विसर्पों में जल भर जाएगा। तो ये जो विसर्प बनते हैं जहाँ, तो इनको हम विसर्पों से बनने वाला, यानी ये विसर्प जब कट के अलग हो जाएगा तो फिर इसमें जल भर जाएगा और इन जल से भरे क्षेत्रों को हम किसके नाम से जानते हैं, गोखुर, गोखुर झीलों के नाम से, ठीक है। तो गोखुर झीलें क्या है, नदियों द्वारा बनाए गए विसर्पों के अलग हो जाने से बनने वाली झीलें गोखुर झीलों के नाम से जानी जाती हैं। और हम जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी गोखुर झील क्या है, तो कांवर झील है ना। कांवर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी गोखुर झील है। तो अभी आपको गोखुर झील समझ में आ गई। गंगा नदी तंत्र में जो सबसे सर्वाधिक प्रवाहित क्षेत्र होगा, मतलब गंगा नदी के मैदान में बाढ़ से जो सबसे प्रवाहित क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा, तो मध्य गंगा का मैदान सब सर्वाधिक प्रभावित होगा। क्यों, क्योंकि उत्तर से बहती हुई गंगा जब मैदानी क्षेत्रों में पहुंचती है तो यहाँ पर क्या करेगी, जल अपने साथ लाने वाले निक्षेपण को यहाँ पर इकट्ठा करेगी और यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का यहाँ पे बाढ़ आएगी। और बाढ़ से क्या होता है, सर्वाधिक प्रवाहित क्षेत्र, क्योंकि ढाल इसी तरफ है, ये मैदानी इलाके, और उसके बाद नीचे की तरफ जाएगी, है ना। कहाँ पर जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी भारत का कौन सा भाग है, पूर्वी भाग है। तो यहाँ पर जो सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है वो मध्य गंगा का मैदान, कौन सा, मध्य गंगा का मैदान बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित रहता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये क्षेत्र जो है अपनी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी के लिए प्रसिद्ध होंगे और यहाँ पे सबसे ज्यादा उपज होगी। मध्य गंगा के मैदानों में किसकी खेती होगी, तो पटसन की, है ना। मध्य गंगा के मैदानों में पटसन, चावल, है ना, गन्ना, जिन फसलों को सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है उन क्षेत्रों में ये पटसन जो है इसके सबसे पूर्वी भाग में भी पाया जाएगा, जहाँ पे हम ब्रह्मपुत्र को देखेंगे। यानी ब्रह्मपुत्र से बनने वाले मैदान भी अपने पटसन की खेती के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो ये जो मध्य गंगा का मैदान है इस किसके लिए प्रसिद्ध है, अपनी उपजाऊ जमीनों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। और कुछ विशेषता देखते हैं गंगा नदी के मैदानी भागों में। गंगा नदी तंत्र में, क्योंकि गंगा नदी क्या है, इसको ये भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, इसलिए इसको 2008 में, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते, छोटे छोटे पॉइंट है, 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, ठीक है। और 2009 में इसमें पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव, गंगा डॉल्फिन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा कई बार, भारत का जो है राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो गंगा नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन लिख लीजिए, है ना। गंगा डॉल्फिन जो है वो भारत में पाई जाने वाली जलीय जीव में से ये राष्ट्रीय जलीय जीव का इसको दर्जा मिला है ना, राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक है। इस तो मेजर पॉइंट जो थे वो यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिए हैं। बाकी की चीजें जब हम नदी तंत्र पढ़ेंगे और वहां पर हम डिस्कस करेंगे कि गंगा नदी तंत्र में क्या क्या चीजें आएंगी। और क्योंकि नदियों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कि नदियों के किनारे, किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, और गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, जैसे कानपुर है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर, ठीक है। तो जो नदी तंत्र है वहाँ पे जब हम डिस्कस करने लगेंगे चीजों को, तब हम वहाँ पर देखेंगे कि और क्या क्या
विशेषताएं गंगा नदी की हैं। ये तो यहाँ पे जो हम देख रहे थे वो गंगा के मैदानी भागों की विशेषता देख रहे थे। गंगा नदी तंत्र को हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद कि कौन सी नदी मैदानी भागों का निर्माण करेगी, तो ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी की क्या विशेषता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भारत से होकर के, भारत में इसका उद्गम क्षेत्र नहीं है, और इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है, तो इसका उद्गम क्षेत्र तिब्बत में है, ठीक है। तिब्बत में ये किसके नाम से जानी जाती है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि ब्रह्मपुत्र नदी को हम तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो तिब्बत में हम इसको सांगपो के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र को हम किसके नाम से जानते हैं, इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो कहाँ पर है, तो तिब्बत में, और तिब्बत में हम इसको सांगपो के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भारत में कहाँ से एंटर होगी, तो भारत में ये अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में, नामचावरवा से घूमती हुई अरुणाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है यहाँ से एंटर करती है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में हम इसको किसके नाम से जानेंगे, देखो अरुणाचल प्रदेश, और ये कौन से क्षेत्र में आएगी, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद ये एंटर करती है असम वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो ये यहाँ पर तिब्बत में तो हम इसको सांगपो के नाम से जानेंगे, ठीक है। फिर ये जब अरुणाचल प्रदेश में आती है, यहाँ पे हम इसको दिहांग के नाम से जानते हैं, और जब इसमें लोहित नदी ये मिलती है तो हम इसको असम में, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में किसके नाम से जानते हैं, तो दिहांग के नाम से, ठीक है, दिहांग। और यहाँ पर किसके नाम से जानेंगे, असम में, तो असम में हम इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो इसका जो नाम है ब्रह्मपुत्र, ये कहाँ पर पड़ता है, तो इसका नाम कहाँ पर ब्रह्मपुत्र पड़ेगा, ये असम में, ठीक है। तो भारत में इसका विस्तार अरुणाचल प्रदेश और असम वाले क्षेत्र में है। और आप जानते हैं क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का क्या करता है, सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है, तो ये नदी किधर की तरफ जाएगी, यानी कि पूर्वी क्षेत्रों में। आपने क्या देखा इन नदी तंत्रों में, सबसे महत्वपूर्ण चीज आपने अगर नोटिस की हो तो आपने देखा कि ये नदियां कहाँ से बहते हुए, उत्तरी भागों से बहते हुए, है ना, और फिर कहाँ पर जाती है, पूर्वी भाग में इसका ढाल है, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का ढाल किधर, उत्तर की तरफ, तो इसका ढाल तीव्र है, लेकिन जैसे जैसे ये दक्षिण में आएगी, यानी जब ये मेघालय वाले क्षेत्रों में आती है तो इसका ढाल कैसा हो जाता है, तो मेघालय के क्षेत्र में, है ना, इसका ढाल कम हो जाता है ना, यानी कि तीव्र ढाल ना रहकर इसके ढाल में कमी आती है, और जिसके कारण ये क्या करती है, तो ये सबसे ढाल में कमी आने के कारण ये अपने निक्षेपणों को जमा कर देती है बीच में, और इनसे क्या बनते हैं, तो द्वीप बनते हैं। क्या बनते हैं, द्वीप। अब द्वीप क्या होते हैं, तो नदियों के, या फिर आप ये समझ लीजिए कि जल से घिरे हुए, चारों तरफ से जल से घिरा हुआ भूमि का कोई भाग क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है ना। तो अब क्योंकि ये नदियों के निक्षेपण से बनने वाला, नदियों के बीच में बनने वाला ये एक तरह का द्वीप है। जैसे आप समझ लीजिए कि अवसाद जो होते हैं इकट्ठा होते जाते हैं, इकट्ठा होते होते, और नदी के ऊपर के क्षेत्रों में वो दिखाई देने लगते हैं, यानी जल के ऊपर वाले क्षेत्र में ये दिखाई देने लगता है। तो ब्रह्मपुत्र की विशेषता क्या है कि ये द्वीपों का निर्माण करते हुए चलती है। और आप जानते हैं कि इससे बनने वाला सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो इससे बनने वाला सबसे बड़ा द्वीप माजुली है ना। और माजुली को अब असम का एक जिला भी घोषित कर दिया गया है, ये सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्रों में बहने वाली ब्रह्मपुत्र क्या करेगी, तो खेती के लिए एक उपयुक्त जमीन उपलब्ध करवाएगी, और ये अपने पटसन की खेती के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र है, पटसन और चावल की खेती के लिए, ठीक है। क्यों, चावल की फसलें उन्हीं क्षेत्रों में होती हैं जहाँ पर नदियां अपने द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी को इकट्ठा करती हैं, वहां पर चावल की अधिक
खेती होती है। क्यों? चावल की फसल को जब हम चावल यानी कि बोते हैं तो फिर इसका पानी में डूबा रहना आवश्यक होता है। तो आपने अभी देख लिया इनकी विशेषता, यानी उत्तर भारत के जो विशाल मैदान है इनकी क्या क्या विशेषता थी। सिंधु के मैदान को हमने बहुत ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, इसलिए क्योंकि इसका क्षेत्र भारत में बहुत ज्यादा नहीं है। जब हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र को तब हम वहाँ पे, जब नदी तंत्र वाला चैप्टर इसके बाद डिस्कस करेंगे तो हम वहां पर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी गंगा के मैदानी भागों और ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों से जितने मेजर क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। बाकी आपको अगर कुछ अलग से पढ़ना होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।